Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on Daily News Review. बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, देखिए IMEC के बारे में, रेड सी को लेकर। आज की डेट में हम एक यहाँ पर पर्टिकुलर आर्टिकल है जिसे हम स्किप करेंगे। ये आपके सिर्फ रिवीजन पर्पस के लिए यहाँ पर ऐड किया गया है, विच इज़ दी सरोगेसी रूल, क्योंकि हम इसे इसके पहले की वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर चुके थे। चलिए बात करते हैं रेड सी क्राइसिस को लेकर कि आखिर ये क्या है। एज यू ऑल नो कि लगातार कुछ ना कुछ इश्यूज हमें रेड सी के क्षेत्र में देखने के लिए मिल रहे हैं। चाहे आप बात करें इसके पहले हुए कुछ अटैक्स के बारे में, आप चाहे हाउती रिबेल्स के बारे में बात करें, या किसी भी इंसिडेंट के बारे में, या फिर एक ऐसा वेसल जिसके अंतर्गत 22 इंडियन, एक बांग्लादेशी क्रू मेंबर भी शामिल था। इन सभी अगर अटैक्स की बात करें तो ये कहीं ना कहीं रेड सी में बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट आपको होते हुए दिख रहे हैं। ना केवल रेड सी के क्राइसिस की वजह से केवल और केवल आसपास के क्षेत्रों को नुकसान हो रहा है, बट जितना भी ग्लोबल सप्लाई चेन है वो लगातार बढ़ती जा रही है। रिजल्ट क्या हो रहा है, देखिए फ्लाइट्स डिले हो रही हैं, ऑल्टरनेट रूट्स अपनाने की वजह से प्राइजेस महंगे हो रहे हैं, जिससे कमोडिटी का प्राइस जो कंज्यूमर है उसके ऊपर ज़्यादा पड़ रहा है। अलॉन्ग विद दैट फूड शॉर्टेज या प्रोडक्ट शॉर्टेज भी हमें देखने के लिए मिल रही है। सो ऑन एन ऑवरेज आज का जो आर्टिकल है ये डिस्कस कर रहा है कि क्या कोई इसका एक ऑल्टरनेट रूट है, क्या इंडिया को किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ रहा है, और साथ ही जो एक प्रपोज्ड कॉरिडोर है विच इज़ द इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर, वो क्या इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में कर रहा है और उसकी क्या हेल्प ली जा सकती है। ये सारी चीज़ें हम इस आर्टिकल में समझेंगे। सबसे पहले आपको रेड सी के बारे में थोड़ी सी एक जोग्राफिकल लोकेशन होनी चाहिए। देखिए, आप जब रेड सी के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब आपको एक ऐसा क्षेत्र देखने के लिए मिल रहा है जो कि बल्ब ए मनसब गल्फ ऑफ एडन की सहायता से अरेबियन सी को कनेक्ट करता है। अब आप इस मैप में क्या क्या चीज़ें लोकेट करेंगे, सबसे पहले रेड सी को देखिए, एक नैरो स्ट्रिप वाटर बॉडी है जो कि आपको स्वेज कैनाल से, देखिए इजिप्ट से लेके बल्बे मनसब स्ट्रेट तक देखने के लिए मिल जाएगी। आसपास की कंट्रीज देख लीजिए, इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ आपको जॉर्डन देखने मिलेगा, इजिप्ट देखने मिलेगा, सूडान, एरिट्रिया, डिजिबूती, इथोपिया जैसी जगह, और यहाँ पर आपको यूरोप देखने के लिए मिल जाएगा, और यहाँ है आपका यमन। समझिए, बल्बे मनसब स्ट्रेट जो है ये कनेक्ट करता है मेडिटेरियन सी टू द अरेबियन सी वाया रेड सी एंड स्वेज कैनाल। तो आपको ये पूरा का पूरा चैनल यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। वहीं गल्फ ऑफ अबाक जो कि नॉर्थ ईस्टर्न एक्सटेंशन है सी का, ये अपने सदर्न सेक्शन को कंप्लीट करते हुए इजराइल और साउथ वेस्ट जॉर्डन तक पहुँचती है। चलिए अब समझिए इंपॉर्टेंस क्या है। अब देखिए रेड सी को, अब इस अगर आपने इस लोकेशन को समझ लिया है तो समझिए इसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंट ग्लोबल ट्रेड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बल्ब ए मनसब स्ट्रेट जो कि आपको यमन, आप एक तरफ देख पा रहे होंगे यहाँ पे यमन आपको बना हुआ दिख जाएगा, और डिजिबीटू के बीच में बना हुआ है। इसको हम दुनिया का वन ऑफ द बिजिएस्ट कार्गो बोल सकते हैं, जो कि ऑयल ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्पेसिफिकली अगर हम विश्व के 12% इंटरनेशनल मर्केंडाइज ट्रेड की बात करें तो वो केवल और केवल इसी रास्ते से होता हुआ गुजरता है। अब जितनी भी इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेज है जो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, रिजल्ट क्या हो रहा है, जितने भी मेजर कंटेनर हैं या ऑयल कैरियर हैं वो उनको कहीं ना कहीं इस रूट को छोड़ के कहाँ पर आना पड़ रहा है, गल्फ आपके केप ऑफ गुड होप की तरह। रिजल्ट कि जो एक रास्ता इजी था कि आसानी से चले जाएं, आप डायरेक्टली अरेबियन सी में आए, अब ये नहीं करके पूरा नीचे जाएंगे, अफ्रीका तक जाएंगे, केप ऑफ गुड होप, और उसके बाद रीरूट करके यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। रिजल्ट क्या होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, ओशन फ्राइट ज़्यादा लगेगी, इन्फ्लेट एश्योरेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी, लॉन्गर वोयाज टाइम हो जाएगा, शॉर्टेज होगा, डिले होगा। रिजल्ट इनटू सारी चीज़ों की वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है, सभी कुछ मिलाकर आप देखेंगे कंज्यूमर के ऊपर यहाँ पर कमोडिटी प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि इंडिया को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। अब समझने की कोशिश करिए, इंडिया का जो ट्रेड है यूरोप के साथ और नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री के साथ, वो कंप्लीटली अगर आप देखेंगे तो रेड सी के थ्रू होता है। विच मीन्स अगर हम देखें तो भारत अपना 24% एक्सपोर्ट और 14% इम्पोर्ट
केवल और केवल इन्हीं रास्ते के थ्रू करता है। इंडिया के बायलैटरल ट्रेड की बात करें यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका के साथ, तो यूरोप के साथ वो 189 डॉलर बिलियन आपको देखने मिलेगा और नॉर्थ अफ्रीका के साथ 15 बिलियन डॉलर देखने के लिए मिलेगा। अब रिजल्ट क्या है, देखिए जब रेड सी के थ्रू यहाँ पर प्रॉब्लम होगी तो लगातार जो ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पर या तो इंडियन शिपमेंट के साथ काम करना कम कर रहे हैं, जो कि ऑलरेडी रिजल्ट है। वहीं अगर हम बात करें राइस, जैसे जैसे थ्रेट बढ़ते जा रहा है इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो भी रुक रहा है। अब जैसे जैसे ग्लोबल सप्लाई चेन यहाँ पर इम्पैक्ट हो रहा है, चाइना अपना जो प्रोजेक्टेड चाइना यूरोप फ्राइट ट्रेन्स हैं, जो कि कहीं ना कहीं उसके वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव का पार्ट है, उसको लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही है कि देखिए देखिए आप इसको यहाँ पर अडॉप्ट कर लीजिए। और यहीं से हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है IMEC। IMEC की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको अनाउंस किया गया था G20 समिट 2023 में, जो कि एक बहुत पॉसिबल ऑल्टरनेट रूट यहाँ पर बनता है, क्योंकि ये रूट इस रास्ते का उपयोग नहीं कर रहा है जो कि रेड सी का रास्ता है, जो बल्बे मनसिब का रास्ता है, जो गल्फ ऑफ एडन का रास्ता है। रादर दिस रूट इट अडॉप्टिंग दिस पर्टिकुलर एरिया। और अभी मैंने आपको बोला था, आप याद रखेंगे, ये है स्ट्रेट ऑफ होमरूज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बारे में अभी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए कमिंग बैक ऑन टू द IMEC को जब 2023 में यहाँ पर अनाउंस किया गया, जो कि एक बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव हो सकता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अभी तक यहाँ पर कोई खास इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई खास ऑपरेशन इस कॉरिडोर में देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा इशू यहाँ पर क्या है, इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट ने यहाँ पर कहीं ना कहीं एक पॉज लगा दिया है, क्योंकि अरब और इजराइल दोनों के रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब हम बात करते हैं इस मल्टी नेशनल इनिशिएटिव की। एक और बहुत बड़ा चैलेंज है विच इज़ दी वल्नरेबिलिटी ऑफ स्ट्रेट ऑफ होमरूज। ये जो पूरा का पूरा ट्रेड है IMEC का, ये केवल और केवल होमरूज के यहाँ से कंडक्ट होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। क्यों? क्योंकि इसकी क्लोज विसिनिटी बनती है ईरान के साथ। ईरान की प्रॉक्सिमिटी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है और ईरान का कंट्रोल भी आप इस क्षेत्र में बहुत आसानी से देख सकते हैं कि इसमें ईरान का कितना बड़ा हस्तक्षेप है। ऐसे में डिसरप्शन के होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। हालांकि कुछ लोगों का ये भी बोलना है कि आप स्ट्रेट ऑफ होमरूज को बहुत आसानी से टैकल कर सकते हैं अगर आप इस पूरे के पूरे डील में किसको शामिल कर लें, आप ओमान को शामिल कर लीजिए। तो ओमान की भी क्लोज विसिनिटी है इसके साथ। हालांकि वी हैव नो क्लू, ओमान IMEC का एक आर्किटेक्चर है, सप्लाई चेन को मेंटेन भी कर सकता है, इसकी बात यहाँ पर बोली जा रही है। दिस वुड मीन कि फर्दर डिलेज जो हैं वो यहाँ पर कम होंगे, रेलवे लिंकिंग होंगी, बाकी सारा का सारा जितना भी कनेक्टिविटी है उसको इस रास्ते के थ्रू कंडक्ट किया जा सकता है। एक सबसे बड़ी चीज़ आती है कि IMEC को वायबल कैसा बनाया जाए, उसके लिए कुछ सजेशंस यहाँ पर दिए जा रहे हैं। पहला, एक एम्पेरिकल स्टडी यहाँ पर इकोनॉमिक बेनिफिट के हिसाब से करनी होगी कि कॉरिडोर की क्या नीड्स हैं, उसको किस तरीके से कंडक्ट किया जाना चाहिए। हालांकि जब ये कॉरिडोर बनाया गया है तो इसके बारे में ऐसे एस्टिमेशन भी लगाए जा रहे हैं कि जितना भी ट्रांजिशन कॉस्ट है वो 40 से 30% तक कट हो जाएगा। हालांकि एक और स्पेक्यूलेशन कुछ इस तरीके के हैं कि जब मल्टीपल हैंडलिंग होंगी कार्गो की, जब अलग अलग नेशंस में जाएंगे, अलग अलग ट्रांजिशन मोड्स यहाँ पर होंगे, तो जिसकी वजह से शायद जो चार्जेस हैं वो बढ़ सकते हैं। हालांकि अभी ये क्वांटिफाई करना थोड़ा सा क्रिटिकल है कि इसका इकोनॉमिक एडवांटेज कितना है या कितना नहीं है। दूसरा बात करें तो देखिए कोई भी फाइनेंशियल फ्रेमवर्क अभी इस समय मौजूद नहीं है विच इज़ नीडेड टू बी देयर। क्यों? क्योंकि जब भी कोई बाइंडिंग फाइनेंशियल कमिटमेंट नहीं होगा तो कोई भी कंट्री यहाँ पर किस तरीके का इन्वेस्टमेंट करना है, क्या चीज़ें करनी है, गवर्नमेंट से या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर, कहीं से भी किसी भी तरीके का अट्रैक्शन करना है, वो भी यहाँ पर मिसिंग रहेगा। और लास्टली, एक कॉम्प्रिहेंसिव मल्टीनेशनल ऑपरेशनल फ्रेमवर्क आवश्यक है ताकि कॉरिडोर को फाइनेंशियल ट्रेड के लिए यहाँ पर लीगल सिस्टम बनाया जा सके, मल्टीनेशनल फ्रेमवर्क बनाया जा सके, ताकि इसको आसानी से इसके ऊपर कार्य किया जा सके। चलिए, तो ये था इस पर्टिकुलर आर्टिकल के बारे में। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, बात करने वाले हैं हम गूगल के जेमिनी की एबिलिटी को लेकर। देखिए, गूगल जेमिनी के बारे में आप सभी जानते हैं कि गूगल का एक जनरेटिव AI टूल है जो कि अपने आप में खास है क्योंकि ये मल्टीपल डायमेंशंस में काम कर सकता है, इमेजेस जनरेट कर सकता है और ऐसे में ही
गूगल ने अनाउंस कर दिया है कि वो पॉज कर रहा है जेमिनी की एबिलिटी को, जहां पर वो लोगों की इमेजेस को जनरेट कर रहा है। कारण क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस टूल के द्वारा कुछ इमेजेस को जनरेट किया गया जो कि इनएक्यूरेट थी, हिस्टोरिकल इमेजेस, जहां पर कुछ डाइवर्स इमेजेस दिखाई गई यूएस फाउंडिंग फादर्स की, नाजीज एरा जर्मनी की अगर हम बात करें। दोनों केसेस में जो इमेज थी ये कहीं ना कहीं सबवर्ट थी टुवर्ड्स द जेंडर एंड रेशियल स्टेरियोटाइप, जिसका यहाँ पर इस्तेमाल हुआ था। ये तो हो गया चलिए विदेश का केस। इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया में भी जेमिनी का यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म देखने के लिए मिल रहा है। कारण क्यों? क्योंकि इसका जो रिस्पॉन्स था, इसने जनरेट के एक रिस्पॉन्स जनरेट किया वेयर द पर्टिकुलर एआई सेड कि कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ बीन अक्यूज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसी दैट सम एक्सपर्ट हैव कैरेक्टराइज एज फैसिस्ट। ठीक है, कि कहीं ना कहीं आपने एक गलत स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है। नाउ द क्वेश्चंस कम कि व्हाट इश्यूज हैव यूजर रेज्ड रिगार्डिंग गूगल्स जेमिनी चैटबॉट। बहुत सारे यहाँ पर इशू हुए हैं, बहुत सारे यूज़र्स हैं जो कि माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म जो है एक्स, आप सभी जानते हैं, इन्होंने बहुत सारे इंस्टेंस बताए जहाँ पर जेमिनी चैटबॉट ने रिफ्यूज़ कर दिया कि भाई वो इमेज ही जनरेट नहीं करेगा, इमेजेस जनरेशन इमेज ऑफ द वाइट पीपल, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इनएक्यूरेट रिजल्ट आया। इवन यहाँ पर हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस फिगर्स की अगर हम बात करें, फाउंडिंग फादर्स और ऑफ अमेरिका और द पोप रिजल्टेड इन इमेज ऑफ पीपल ऑफ कलर, स्पार्किंग कंसर्न अबाउट द बोस्ट बायसेस कि वाई द चैटबॉट इज बीइंग सो बायस। साथ ही यहाँ पर यूजर्स ने और भी चीज़ों को पॉइंट आउट किया है कि भाई कुछ ऐसी चीज़ें भी यहाँ पर देखने के लिए मिल रही हैं। इन स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट आस्किंग फॉर इमेज ऑफ वाइट फैमिली वर एंटर्ड विद रिजल्ट इन द चैट रिस्पॉन्डिंग बाय दी स्टेटिंग अनेबल टू जनरेट इमेज दैट स्पेसिफिक अ सर्टेन एथनिसिटी ऑफ रेस, which is wrong. If somebody wants to generate a white family photograph, it should generate. So दूसरी तरफ अगर हम बात करें, when asked of image a black family, it easily submitted them. तो ये एक तरीके का रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है कि भाई आप वाइट लोगों की इमेजेस नहीं दिखाना चाह रहे, लेकिन आप ब्लैक जो रेशियल ग्रुप है उसकी इमेज दिखा रहे हैं। सो गूगल एडेड द इमेज जनरेटिंग फीचर टू जेमिनी चैटबॉट, ताकि जो आप जानते हैं इसका जो पुराना वो था एस्पेक्ट जिसको हम गूगल के बार्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है, उसमें ही यहाँ पर कुछ टूल्स यहाँ पर ऐड किए गए, ठीक है, जिसमें इमेज को जनरेट किया जा सके। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इमेज को लेकर अभी गूगल ने यहाँ पर कुछ चीज़ें पॉज कर दी हैं। इंडिया में भी अगर हम बात करें तो ये घटना घट चुकी है, जहाँ पर जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं उनके लिए कुछ इस तरीके का मतलब जो स्टेटमेंट आया था उसको बहुत सारे लोगों ने फैसिज्म भी माना है। नाउ द क्वेश्चंस कम कि टेक कम्युनिटी इसको किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रही है। तो देखिए, टेक कम्युनिटी ने भी यहाँ पर क्रिटिसिज्म रिस्पॉन्स किया है। अगर हम वाई कॉम्बिनेटर पॉल गुहम की बात करें तो उन्होंने बोला है कि जनरेटिव एआई रिफ्लेक्ट करता है गूगल का ब्यूरोक्रेटिक कोऑपरेटिव कल्चर, किस तरीके से यहाँ पर क्या काम किया जा रहा है, क्या उसके अंतर्गत चीज़ें डाली गई हैं, वही रिजल्ट है कि इस तरीके के जनरेटिव चीज़ें हमें देखने के लिए मिल रही हैं। हालांकि ये पहला इंसिडेंस नहीं है जहाँ पर एआई चैटबॉट ने इस तरीके की प्रॉब्लम फेस करी है। इसके पहले भी अगर हम बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट को भी अपने डिज़ाइनिंग अपने टूल्स में कुछ एडजस्टमेंट करने पड़े थे। ओपन एआई की बात करें, लेटेस्ट एआई वीडियो जनरेटिंग टूल जो था उसका सोरा, जो कि कैपेबल है जनरेटिंग रियलिस्टिक वीडियो, हैज़ ऑल्सो रेज्ड क्वेश्चन अबाउट द मिसयूज ऑफ टूल टू स्प्रेड मिस इन्फॉर्मेशन। ओपन एआई हाउएवर पुट अप अ फिल्टर in the tool to block prompt requests that mention violent, sexual or hateful language as well as image of prominent personalities। इन चीज़ों को लेकर आपको अलग अलग इश्यूज देखने के लिए मिलेंगे। सो याद रखिएगा, गूगल जेमिनी एक लेटेस्ट लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो कि आपको एआई कैपेबिलिटीज़ पर देखने के लिए मिल जाता है। गूगल के द्वारा इसको लाया गया है, चाहे टेक्स्ट जनरेट करने की बात हो, इमेज क्रिएट करने की बात हो, चाहे डिफरेंट डिफरेंट गूगल सर्विसेज, जीमेल, गूगल मैप्स, यूट्यूब, कहीं से भी मदद लेके कोई चीज़ें तैयार करने की काम हो, उसमें जेमिनी काम करता है। जेमिनी की बात करें तो 2 वर्जन पर काम करता है, जेमिनी प्रो एंड एडवांस। प्रो की बात करें तो फ्री वर्जन है, सभी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एडवांस वर्जन गूगल के ओपन एआई प्रीमियम प्लान का पार्ट है जिसको आपको यहाँ पर परचेज करना होता है। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे एंड वील बी टॉकिंग अबाउट दी पॉवर्टी लेवल्स बिलो 5% क्लेम्स नीति आयोग। चीफ के द्वारा ये बात यहाँ पर हमें देखने के लिए मिली है।
समझते हैं कि आर्टिकल में क्या है, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी अ गुड न्यूज़ फॉर इंडिया। देखिए, BVR सुब्रमण्यम आप यहाँ पर देख रहे हो, नीति आयोग के CEO हैं। प्रेजेंट में इन्होंने यहाँ पर कुछ चीज़ें, कुछ डेटा हमारे सामने रखा है। BVR सुब्रमण्यम जी ने हाईलाइट किया है एक पॉजिटिव ट्रेंड इन दी इंडियन इकोनॉमी रिसेंटली, जहाँ पर इन्होंने बोला है कि हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे की को यहाँ पर कंडक्ट कराया, और उससे पता चला है कि लेस देन 5% जो इंडियंस हैं दे आर प्रोजेक्टेड टू बिलो द पॉवर्टी लाइन, और बाकी सबकी अगर हम बात करेंगे तो सभी की कंडीशन ऑलमोस्ट अच्छी आपको देखने मिल रही है। विच मीन्स अगर हम इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के हिसाब से बात करें हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे के हिसाब से, तो ये इंडिकेट कर रहा है कहीं ना कहीं एक इकोनॉमिक वेलबींग जो है हमारी पॉपुलेशन की, उसमें एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट हुआ है। आगे कुछ चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर एक और जो चैलेंज है, जो परसेप्शन है अर्बन रूरल डिवाइड का, वो हालांकि यहाँ पर अभी भी प्रेजेंट है, इसके बारे में भी चर्चा की गई है। चलिए, बहुत डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्टली बात करेंगे हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे के बारे में कि ये क्या होता है। HCES की बात करें तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी है जो कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, जिसे आप NSSO के नाम से जानते हैं, इनके द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, ताकि कंज्यूमर की जितनी भी हैबिट है, स्पेशली जब हम इंडियन हाउस होल्ड की बात कर रहे हैं, उसके बारे में जानकारी यहाँ पर लेना। इस सर्वे की बात करें तो ये रूरल और अर्बन दोनों एरियाज़ में कंडक्ट किया जाता है, और एक एस्टिमेशन देता है कि मंथली पर कैपिटल कंजम्पशन किस तरीके का है किसी स्टेट के लिए, यूनियन टेरिटरीज के लिए, और अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप को लेकर। यहाँ पर डेटा को लगभग 2,61,746 हाउस होल्ड से कंडक्ट किया गया है, जो कि इवनली डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे बिटवीन रूरल एंड अर्बन रीजन। MPC की बात करें तो ये कहीं ना कहीं जो एक्चुअल कंजम्पशन पैटर्न है, रादर देन कि हम रिकॉल पीरियड क्या है, क्या हुआ था, उसकी जगह जो एग्जैक्टली किसी भी व्यक्ति का कंजम्पशन रहा है पर कैपिटल कंजम्पशन, उसके बारे में काम करता है। एवरेज मंथली पर कैपिटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें तो रूरल और अर्बन एरिया में ये बड़ा है। करंट प्राइस की अगर आप बात करेंगे तो ये बढ़कर हो चुका है 3,773 इन रूरल एरिया एंड 6,459 इन अर्बन एरिया। विच मीन्स अगर हम 11-12 के टाइम पीरियड के हिसाब से बात करें तो जहाँ पर रूरल एरिया में कंजम्पशन के लिए 2,008 रुपये की आवश्यकता थी, वो वर्तमान समय में 3,773 हो चुकी है। वहीं जो आवश्यकता अर्बन एरिया में 3,510 थी, वो बढ़कर 6,459 रुपये हो चुकी है। ये जो डिफरेंस है रूरल और अर्बन हाउस होल्ड में, ये हालांकि थोड़ा सा डिक्रीज हुआ था इन 2022-2023 कंपेयर टू 83% इन 2011 एंड 12। तो आप देखेंगे एक डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने मिल रहा है, हालांकि बहुत ज़्यादा बड़ा भी गैप नहीं है, बट दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस। मतलब अगर हम बात करें तो 5% रूरल हाउस होल्ड हैज़ एवरेज MPCE ऑफ 1,373। वहीं अगर हम बॉटम 5% अर्बन हाउस होल्ड की बात करें तो 2,001 रुपये इनके हाथ में आता है। On contrary, we'll say that top 5% of household has average MPEC of 10,501 rupees। वहीं अगर हम बात करें आपके टॉप 5% अर्बन हाउस होल्ड की, तो इनके पास MPCE का 20,824 रुपये आपको देखने के लिए मिलता है। विच मीन्स आप यहाँ पर देखेंगे दोनों जगह एक तरीके का कैपिटल कितना है, एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, दोनों चीज़ें इसके अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलेंगी। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे। इंडियन रेलवेज ने यहाँ पर डिसाइड कर लिया है कि जो एंड है एरा ऑफ पैसेंजर्स ट्रेन्स, जहाँ पर रिक्लासीफाई किया जा रहा है उन्हें एक्सप्रेस, स्पेशल एंड इम्प्लीमेंटिंग इन अ सिग्निफिकेंट फेयर हाइक। ट्रेडिशनली अगर हम बात करें, जो सेकेंड क्लास ऑर्डिनरी फेयर है फॉर पैसेंजर ट्रेन हैज़ बीन एलिमिनेटेड, लीडिंग टू commemorate being charged express fare nearly double the previous rate। चलिए समझते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या चीज़ें हुई हैं। पैसेंजर्स ट्रेन यहाँ पर कंटिन्यू कर रही हैं टू ऑपरेट एज ए एक्सप्रेस स्पेशल, यूटिलाइजिंग द सेम ओल्ड रेक्स एंड सर्व्स द सेम रूट एंड स्टॉपेज। In the Chennai division, passenger train have replaced with mainline electric multiple unit, while the Tiruchui
and the Madurai Division diesel electric multiple units are deployed. पैसेंजर ट्रेन्स की बात करें, ये जानी जाती हैं स्टॉपिंग एट ऑलमोस्ट ऑल स्टेशन। इनको प्रेफर किया जाता है इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज पैसेंजर्स के द्वारा, स्पेशली जो स्मॉल वेंडर्स होते हैं, फार्मर्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, डेली वेज लेबर्स होते हैं, क्योंकि इनकी अफोर्डेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। ये जो रिक्लासिफिकेशन किया जा रहा है एज एक्सप्रेस स्पेशल हैज़ रिजल्टेड इन फेयर पैरिटी with express trains adversely affected the affordability of रेल ट्रैवल, जहाँ पर लो इनकम जो डेमोग्राफिक होते हैं उनको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। हालांकि कोई बहुत ज़्यादा खास चीज़ें नहीं हैं, न्यूज़ में था तो जस्ट आपको थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए, दैट्स इट। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे। IGNCA लैंग्वेज एटलास टू शाइन अ लाइट ऑन इंडियाज लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। हम बात करने वाले हैं इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स के बारे में। इंडिया ने एम्फसाइज किया है कि जो उसकी एजुकेशन है वो मदर टंग में होनी चाहिए, स्पेशली जब हम प्राइमरी लेवल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन हमें देखने मिलते हैं अबाउट द एक्चुअल नंबर ऑफ एक्टिव लैंग्वेजेस इन द कंट्री। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स अंडर द यूनियन कल्चर मिनिस्ट्री प्रपोजेज अ कॉम्प्रिहेंसिव लिंग्विस्टिक सर्वे, ताकि एन्यूमरेट किया जा सके लैंग्वेजेस को जो कि अलग अलग क्षेत्र अलग अलग जगह पर बोली जाती हैं। अगर हम भारत की बात करें तो ऑफिशियली हमारे पास 22 लैंग्वेज हैं, जिन्हें शेड्यूल 8 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्नाइज किया गया है। 97% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन की बात करें तो वो इन्हीं 22 भाषाओं का प्रयोग करते हैं। ऐसी ही कुछ 99 नॉन शेड्यूल लैंग्वेजेस को भी आइडेंटिफाई किया गया है, जिनको लगभग 37.8 मिलियन लोग अपनी मदर टंग्स का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। हालांकि अगर हम यहाँ पर बात करें सेंसस को लेकर, तो लैंग्वेज विथ फ्यूअर देन 10,000 स्पीकर्स हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सेंसस रिकॉर्ड सिंस 1971, जिसकी वजह से नेटिव लैंग्वेज के जो लोग हैं, जो कि 1.2 मिलियन लोग ही बस है, वो अनअकाउंटेड रह जाते हैं जब भी बात होती है सेंसस की। ऑफिशियल सेंसस को 1961 में कंडक्ट किया गया था, एक बहुत ही ज़्यादा डिटेल यहाँ पर था, ताकि लिंग्विस्टिक डेटा यहाँ पर लेकर आया जा सके। इसके अंतर्गत अलग अलग भाषा, किस तरीके का सिंगल स्पीकर है, क्या लैंग्वेजेस हैं, किनको बोला जाता है, उन सारी चीज़ों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया था। सो इम्पॉर्टेंट है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव लिंग्विस्टिक सर्वे कराया जा सके, ताकि जितनी भी आपकी लैंग्वेजेस हैं, उनको बोलने वाले लोग हैं, मदर टंग क्या है, नेटिव लैंग्वेज क्या है, उस सभी का एक रिकॉर्ड यहाँ पर तैयार किया जा सके, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, चलिए, अगर हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो पहला और मोस्ट एग्जीक्यूटिव लिंग्विस्टिक सर्वे जो इंडिया में हुआ था, इसको कराया गया था 1928 में बाय दी सर जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। LSI एक कॉम्प्रिहेंसिव था, इसके अंतर्गत अलग अलग लैंग्वेजेस, डायलेक्ट सभी को शामिल किया गया था। लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद अगर हम देखें तो पूरा सिनेरियो बदल चुका है। साथ ही आप याद रखेंगे 8th शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डील करता है रिकॉग्निशन ऑफ लैंग्वेजेस को लेकर, और ऐसी 22 भाषाएं जो हैं जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है। इन भाषाओं में कौन कौन सी आ जाती हैं? हिंदी, बंगाली, तेलुगु, तमिल, मराठी, उर्दू, गुजराती, मलयालम, कन्नड़, उड़िया, पंजाबी, असमी, मैथिली, संथाली, कश्मीरी, नेपाली, कोंकणी, सिंधी, डोगरी, मणिपुरी, बोडो एंड संथाली। हालांकि इंग्लिश को भी यहाँ पर मान्यता प्रदान की गई है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। बात करते हैं मेंस के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। सो हियर आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। One question is related with the poverty level estimation in India. Another question is related with the evolution of Indian Railways since independence. What all you have to do, just write the answer, click the photograph and upload it on the given link below. साथ ही अगर आपको DNR से संबंधित कोई डाउट है, कोई आप जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप मुझे pragyapanday@rawsacademy.in पर मेल भी कर सकते हैं। So thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback and also press the subscribe button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you soon.